ठंड में कामचोर घमंडी ननंद। अरे प्रियंका, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी तक तुमने कॉफी नहीं बनाई। मुझे तो कभी कभी लगता है कि हम बहू नहीं बल्कि नौकरानी हैं, वो भी हमारी ननंद कीर्ति की। इतना भी आलसपन ठीक नहीं है। जब देखो तब अपने बिस्तर में ही हीटर के सामने पड़ी रहती है। अब सारी ठंड क्या इसे ही लगती है, हमें नहीं लगती क्या? माया और प्रियंका आपस में बातें कर रही होती हैं कि तभी हीटर के सामने कंबल ओढ़ी कीर्ति अपनी दोनों भाभियों को आवाज देने लगती है। भाभी, ओ भाभी, मेरी कॉफी कहाँ है? ये लो, उठ गई महारानी, चलो वरना पूरे घर को सर पर उठा लेंगी। दोनों भाभियां नाश्ता लेकर अपनी ननंद के कमरे में जाती हैं। आप दोनों को पता है ना कि मैं 8 बजे कॉफी पीती हूँ और आप लोग 7:15 बजे आ रही हैं। ननंद जी, अगर आपको कॉफी करेक्ट टाइम पर पीने का इतना ही शौक है तो सुबह सुबह उठकर आप खुद बना लीजिए, हमें और भी काम होते हैं। नहीं बहू, ये ऐसा क्यों करेंगी? ये तो क्वीन एलिजाबेथ है ना, इसे तो सब इसके बिस्तर पर चाहिए। कभी उठकर खुद भी अपने लिए कॉफी बना लिया कर, जब देखो बिस्तर में ही पड़ी रहती है। तेरी भाभियों को और भी काम करने होते हैं, 100 आलसी मरे होंगे तब जाकर एक पैदा हुई होगी। रहने दीजिए माँ जी, अभी छोटी है, समय बीतने के साथ साथ सब सीख जाएगी। इन लोगों की वजह से सुबह सुबह मुझे माँ के ताने सुनने को मिले। अब देखना, इन दोनों की वाट न लगाई तो मेरा नाम भी कीर्ति नहीं। भाभी, मेरे कॉलेज जाने का समय हो रहा है, प्लीज मेरे लिए गर्म पानी कर दो। दोनों भाभियां अपनी ननंद के लिए गर्म पानी करने के लिए चली जाती हैं। वहीं कीर्ति, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करो क्या उसकी जिसने मुझे बनाया। वाह कीर्ति, ये ड्रेस तो तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। आज तो सारे कॉलेज के लड़के मुझ पर फिदा हो ही जाएंगे। शीशे में खुद को देखते हुए कीर्ति गाना गाती है और खुद अपनी तारीफ करके बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। लेकिन कीर्ति जैसे ही बाल्टी के अंदर रखे पानी में हाथ डालती है, आह, मेरा हाथ! कितना गर्म पानी है ये। मुझे पता है भाभी ने जानबूझकर इतना गर्म पानी किया है ताकि मेरा हाथ जल जाए। अभी नहीं बताती हूँ। भाभी, ओ भाभी, इधर तो आना जरा। क्या हुआ कीर्ति? भाभी, मैंने आप लोगों से पानी गर्म करने के लिए कहा था ना कि पानी में बर्फ डालने को। ये पानी तो बहुत ठंडा हो रहा है, अब मैं क्या इतने ठंडे पानी से नहाऊंगी? कीर्ति, हमने तो अच्छे से गर्म किया था। आप लोगों को क्या लगता है मैं झूठ बोलूंगी? अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद चेक कर लीजिए। कीर्ति की बात सुनकर माया जैसे ही उस गर्म पानी में हाथ डालती है तो उसका हाथ जल जाता है। मेरा हाथ! ये पानी तो बिल्कुल खौल रहा है कीर्ति। ये खौलता पानी तुम्हें ठंडा कहाँ से लग रहा है? देखो, मेरा हाथ जल गया। मुझे पता है, मैंने झूठ कहा था कि ये पानी ठंडा है। आप लोगों से पानी गर्म करने के लिए कहा था ना कि इतना खौलाने का। आप लोगों के ये पानी जानबूझकर इतना गर्म किया ना ताकि मेरा हाथ जल जाए। भाभी, मैं आपकी सारी चालबाजियां आप पर ही पलट दूंगी, समझिए आप। अपनी ननंद के ताने सुनकर प्रियंका और माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से चली जाती हैं। कीर्ति एक आलसी किस्म की लड़की होती है जो ठंड में अपनी सारी कामकाज अपनी भाभियों से ही करवाती है और खुद आराम से दिन रात कंबल में आराम करती है। भाभी, आप दोनों यहाँ बैठी हो, मुझे कब से भूख लग रही है, जाओ मेरे लिए खाना बनाओ। कीर्ति, आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हमें बुखार है, तो आज खाना तुम बना लो। ये नाटक वाटक करने की मेरे सामने कोई जरूरत नहीं है। एक तो सिर्फ आप दोनों के काम न करने के बहाने हैं। इतनी ठंड भी कहाँ है जो आप लोग कंबल ओढ़ के बैठे हो। चुपचाप से मेरे लिए खाना बनाओ, वरना भैया से ऐसी चुगली लगाऊंगी जिससे आप दोनों का बैठना उठना सोना सब हराम हो जाएगा। ठंड नहीं है तो खुद क्यों पूरा दिन कंबल में ही और हीटर के सामने बैठी रहती हो? खुद के भी हाथ पैर चला लिया करो। तुम्हें तो एक गिलास पानी लेकर भी खुद से पीना नहीं आता है। प्रियंका की ये बात सुनकर कीर्ति को बहुत गुस्सा आता है और वो तभी वहाँ कीर्ति के दोनों भाई आ जाते हैं और अपने भाइयों को आता देख कीर्ति रोने का नाटक करती है। क्या हुआ कीर्ति, मेरी प्यारी बहन, तुम रो क्यों रही हो? भैया, मैं शादी करके कल को अपने घर चली जाऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अभी से मेरे साथ पराया जैसा व्यवहार किया जाए। मैंने भाभी से बस इतना ही कहा कि मुझे खाना दे दीजिए और भाभी है कि मुझ पर चिल्ला रही है कि खुद जाकर ले लो। तुम्हारे हाथ पैर नहीं है क्या? हम तुम्हारे नौकर नहीं है। नहीं, कीर्ति झूठ कह रही है, हम ऐसा क्यों बोलेंगे? चुप रहो तुम दोनों, हमारी बहन हमसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। जाओ जाकर हमारी बहन के लिए खाना बनाओ। अपने अपने पतियों की बात सुन माया प्रियंका दोनों को ही काफी बुरा लगता है और दोनों रोते हुए किचन में जाकर बीमार हालत में भी अपनी ननद के लिए खाना बनाती हैं।
वहीं कीर्ति ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश होती है। कीर्ति अपनी दोनों भाभियों के साथ हमेशा नौकरों जैसा ही सलूक करती है, जिसके चलते उसकी दोनों भाभियां उससे परेशान रहती हैं। समय गुजरता है और कीर्ति की अजय नाम के लड़के से शादी हो जाती है और दोनों भाभियों पर से उसकी ननद का अत्याचार खत्म हो जाता है। भाभी उठिए, 7 बज चुके हैं और आप अभी तक सो रही हैं। सोने दो ना, अभी सिर्फ 7 ही तो बजे हैं, 1 घंटे बाद उठाना मुझे। इस महारानी को भी 1 घंटा और सोना है, अभी बताती हूँ इसे। इतना कहकर वर्षा साइड में ही रखे ठंडे पानी कोई गिलास को उठाती और सीधा कीर्ति के मुंह पर मार देती है, जिससे कीर्ति घबरा कर उठती है। ये सब क्या है? कोई ठंडा पानी ऐसे किसी के मुंह पर गिराकर उठाता है क्या, वो भी इतनी ठंड में? मुझसे चिल्लाकर बात करने की जरूरत नहीं है। ये आपका मायका नहीं, आपका ससुराल है। यहाँ पर आपको हम सब के उठने से पहले उठना होगा और हम सबके सोने के बाद सोना होगा। तो उठो और जाकर हमारे लिए नाश्ता बनाओ। वर्षा की बातें सुन कीर्ति ठंड के मारे कपकपाते हुए किचन में जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाती है। इतने साल अपने मायके में आराम करने के बाद अब कीर्ति को अपने ससुराल में काफी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। आज तो काफी ठंड है, आज तो मैं इस कंबल से उठूंगी ही नहीं। मैं आपको पूरा घर में ढूंढ रही हूँ और आप हैं कि यहाँ आराम से बैठी हैं कंबल में, आराम फरमा रही हो। मैंने आपसे मेरी ये ड्रेस धोने को कहा था ना, मुझे ये कल पहनना है। जाओ मेरी ये ड्रेस धोकर लाओ। वर्षा, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? इतनी ठंड में मैं तुम्हारी ड्रेस धोऊंगी? कीर्ति की बातें सुन वर्षा कीर्ति का हाथ पकड़ती है और उसे कंबल से बाहर खींचकर बोलती है, लगता है आपके भूलने की आदत अभी तक गई नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना, ये आपका मायका नहीं बल्कि ससुराल है। यहाँ आपकी भाभी आपकी सेवा करने में नहीं लगी रहेंगी, बल्कि यहाँ आपको हमारी सेवा करनी होगी, ठीक है? ये मैं आपको लास्ट टाइम समझा रही हूँ, आइंदा से मुझे ये आपको समझाना ना पड़े। वर्षा की बात सुन कीर्ति के दिमाग में अपनी भाभियों पर किए गए अत्याचार किसी फिल्म की स्टोरी की तरह घूमने लगते हैं। ठंडे पानी में काम करने की वजह से कीर्ति की हालत काफी खराब हो जाती है और उसके हाथ पैरों में भी काफी सूजन आ जाती है, जिससे कीर्ति को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। कीर्ति रोते हुए अपने मायके में जाती है और अपनी भाभियों के पैरों में गिर जाती है। ये तुम क्या कर रही हो? उठो उठो, ये क्या, ये तुमने अपनी कैसी हालत बना रखी है? तुम्हारा शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं है, ऊपर से तुम्हारे हाथ भी कितने सूजे हुए हैं। ये तो मेरे कर्मों की सजा है, जो मैंने आपके और अपनी प्रियंका भाभी के साथ किया। वही सब मेरी ननद मेरे साथ करती है, नौकरानी जैसा सलूक करती है और खुद आराम करती है। भाभी, आप दोनों मुझे माफ कर देना। नहीं कीर्ति, ऐसा मत कहो, हमने तुम्हें कब का माफ कर दिया है। प्रियंका बिल्कुल ठीक कह रही है और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और प्रियंका तुम्हारे ससुराल वालों से बात करेंगे, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी, कीर्ति अपनी दोनों भाभियों के गले से लग जाती है और उसके बाद माया और प्रियंका कीर्ति के ससुराल जाती हैं और उसके ससुराल वालों से बात करती हैं, जिसके बाद वर्षा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी भाभी से माफी मांगती है, जिसके बाद कीर्ति की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है। इसी के साथ कीर्ति को उसकी गलती का फल इसी जन्म में मिलेगा। कर्मा विल बी बैक। अरे हाँ, किंजल की माँ, सुनो, मैंने किंजल बिटिया के लिए एक बहुत अच्छा अमीर घर का लड़का देखा है और लड़का मैनेजर की पोस्ट पर है। महीने के 60,000 रुपए कमाता है। बहुत बढ़िया है, किंजल की शादी करने के लिए तैयार हो जा। क्या शादी? किससे? कौन है? कहाँ का है? कब हो रही है? अरे कोई मुझे भी तो बताओ, मैं किसी गरीब लड़के से शादी नहीं करूंगी। अच्छा लड़का हो, अच्छे पैसों वाला। अब तो जानते ही मेरे नखरे। मैं जानता हूँ, मैं अपनी बिटिया को इसलिए बहुत अच्छे घर का लड़का देखा है। तू फिक्र मत कर, वहां बहुत खुश रहेगी। लड़के की तस्वीर देख, ये ले। दिखाइए ना पिताजी। अरे वाह, जीजू तो बहुत अच्छे हैं। देख लिया ना तूने, अब मैं देख लूं? लड़का तो अच्छा है पिताजी, मैं शादी के लिए तैयार हूं। चलो बढ़िया है। कुछ समय बाद ही मनोज अपनी बेटी की अमीर घर में अविनाश नाम के लड़के से धूमधाम से शादी कर देता है, जहां अपनी नाक रखने के लिए उसे हैसियत से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब किंजल अमीर ससुराल में एक ठाट बाट भरी जिंदगी जी रही थी, जो डेली शॉपिंग, किटी पार्टी, घूमना फिरना किया करती थी। वहीं कुछ समय बाद वसुधा भी शादी के लायक हो जाती है। मनोज बीमार पड़ जाता है, जिससे उसकी बीमारी में पैसा लग रहा था, तो वसुधा के लिए वह एक गरीब घर का लड़का देखता है। अरे बेटी, मैंने तेरे लिए बहुत ही होनहार
मेहनती मोहन नाम का लड़का देखा है। एक कंपनी में वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। लड़का अकेला है, उसके कोई माँ बाप नहीं है। तू तो जानती है मेरे पास अब ज्यादा पैसा नहीं है, इसलिए तेरी शादी धूमधाम से नहीं कर पाऊंगा। तू समझ रही है ना बेटा? पिताजी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप जब बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, मैं वैसे ही शादी कर लूंगी। देखा, हमारी बेटी कितनी समझदार है। फिर वसुधा की भी मोहन से चटमंगनी पटब्याह हो जाती है, जहां पति ही उसका गृह प्रवेश करता है। वसुधा, सब कुछ जानकर भी तुमने मुझसे शादी की है। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। इस छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। अगर कोई भी शिकायत हो तो कह देना। अजी, आप शर्मिंदा मत होइए। देखना, एक दिन आप अच्छी मेहनत करके इस छोटे से घर को भी बड़ा कर देंगे, और सब अच्छा रहा तो एक गाड़ी भी आ जाएगी। तुम साथ हो तो सब हो ही जाएगा। इस तरह दोनों पति पत्नी अपना जीवन आराम से बिताते हैं। वसुधा को चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था, क्योंकि मोहन के पास ज्यादा चीजों की सुविधा नहीं थी। आंच में फूंक मार मार कर वो अपनी आंखों को जलाती है। हर रोज की तरह आज भी तारीफ करते हुए मोहन कहता है, कमाल कर दिया वसुधा, तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो। ये क्या, तुम्हारा हाथ जल गया? तुम्हारी आंखें भी लाल हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना वसुधा? मेरी वजह से चूल्हे पर खाना बनाती हो तुम। अरे तो क्या हुआ, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। वैसे भी आपको खाना खाता देख मुझे जो तृप्ति मिलती है, उससे इन दर्द का एहसास नहीं होता। बहुत बड़ी बातें करती हो तुम। तभी मोहन अपने हाथ से उसकी चोट पर मरहम लगा देता है, फिर खाना खिलाता है। अचानक से किंजल का फोन आता है। कैसी हो वसुधा? बड़ी गरीब जगह पिताजी ने तुम्हारी शादी करी है, चूल्हे पर खाना पकाना होता होगा। पर मैं तो यहाँ मॉडर्न किचन में रहती हूँ, अमीर घर जो गई हूँ, खाना भी मुश्किल से कभी कभी बनाना पड़ता है। हाँ दीदी, पिताजी ने जहाँ शादी की है मैं वहाँ बहुत खुश हूँ, चाहे जैसा भी हो। मोहन जी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं तो तुम्हारा हालचाल लेने के लिए फोन किया था। वैसे मेरे पति ने कल ही एक कार खरीदी है। तुम्हारा पति कभी खरीद सकता है? हाँ, खैर छोड़ो, वो तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है ना। चलो ये आ गए, मैं जाती हूँ। अपनी बहन को नीचा दिखाने की वजह से किंजल कॉल करती है। ये बात वसुधा को समझ आ जाती है। अगले दिन उसका पति अपनी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने चला जाता है, जहां किंजल का पति मैनेजर था। तो दोनों का भी अभी तक आमना सामना नहीं हुआ था। तभी जोमेटो डिलीवरी वाला मोहन को खाना देता है। लगता है मालिक का खाना है, देकर आता हूं। मोहन बॉस को खाना देता है। मालिक, आपका खाना आया है। बुरा ना माने मालिक, तो कुछ पूछूं? आप घर का खाना क्यों नहीं खा रहे? अरे क्या बताऊं मोहन, घर का खाना आजकल मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। मुझे कुछ अच्छा सा खाना है जिसे खाकर जन्नत मिले। बोर हो गया था तो बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। अब देखो ये कैसा है। ठीक है मालिक, मैं चलता हूं। मोहन चला जाता है। जावेद खाना खाता है, उसे वो भी अच्छा नहीं लगता। तभी मोहन फिर आता है। मालिक, आपसे कपूर साहब मिलने आए हैं, तो मैं बताने आ गया। क्या हुआ मालिक, आप उदास हैं? खाना अच्छा नहीं लगा आपको? अरे मोहन, 2-3 जगह से खाना ऑर्डर कर लिया, मुझे ये खाना भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। अब तुम ही कुछ करो। अरे मालिक, मेरी पत्नी वसुधा बहुत अच्छा खाना बनाती है। आप हाँ करें तो मैं घर से खाना ले आऊं कल आपके लिए। हाँ हाँ बिल्कुल ले आओ। तुम्हारी बातों से मुझ में उम्मीद सी जाग गई है। अगले दिन मोहन वसुधा का बनाया हुआ खाना बॉस को खिलाता है, जो एक निवाले में ही उसे पसंद आ जाता है और जल्दी जल्दी खाकर उंगलियां चाट लेता है। अरे वाह मोहन वाह, कितना बढ़िया लजीज स्वादिष्ट खाना। मैंने आज तक ऐसा खाना कभी नहीं खाया। मेरी पत्नी तक ने नहीं बनाया, न मुझे बाहर मिला। मजा आ गया। तुम्हारी पत्नी सच में अच्छा खाना बनाती है। कल भी लाओगी मेरे लिए? बिल्कुल मालिक। फिर मोहन अगले दिन अपने मालिक को पत्नी के हाथ का खाना खिलाता है। तभी मैनेजर अविनाश फाइल रखते हुए कहता है, मालिक, अरे मालिक साहब, 2 दिन से देख रहा हूं आप इस सिक्योरिटी के गरीब का घर का खाना खा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी आ गई? आप मुझे कह देते, मैं अपनी पत्नी से कल खाना बनवा कर लाऊंगा आपके लिए। अच्छा ऐसा है तो ले आना, तुम्हारे घर का खाना भी चख लूंगा। खाना कैसा भी हो, इसमें अमीर और गरीब करने की क्या जरूरत है अविनाश। मोहन तुम जाओ। मोहन टिफिन लेकर चला जाता है। अविनाश किंजल से शाम को कहता है, किंजल,
कल मुझे अपने बॉस को खाना खिलाना है, तो बढ़िया खाना बनाना, रोज की तरह, ये नहीं कभी नमक कम कभी ज्यादा। मेरी प्रमोशन का सवाल है। ठीक है, ताना मत मारो, पनीर कोफ्ता दाल मखनी बना दूंगी। अगले दिन अविनाश टिफिन बनवा कर ऑफिस ले जाता है, जहां लंच में जावेद अविनाश के घर का पहला निवाला खाकर ही उगल देता है। ओहो अविनाश, ये कैसा खाना है? दाल कच्ची सी है और इतना ज्यादा तेल नमक। ऐसा खाना खाते हो तुम घर में? तुम तो बोल रहे थे तुम्हारी पत्नी अच्छा बनाती है, इससे अच्छा तो मोहन की पत्नी बनाती है। तुम्हें किसी की ऐसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी बॉस। जावेद अविनाश की बात की माफी मांगकर मोहन को दोबारा से उसकी रसोई का खाना लाने को कहता है। वहीं शाम को घर जाकर अविनाश किंजल को बहुत खरी खोटी सुनाता है। तुमसे एक काम नहीं हो पाया। तुम शॉपिंग मेकअप के अलावा कुछ तुम्हें करना आता भी है कि नहीं? तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल गई, मेरा प्रमोशन हो जाता। सिंपल सा खाना नहीं बना पाई तुम। उस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की पत्नी का खाना पसंद आया है उन्हें। हाँ तो क्या हो गया, मैं कोई बावर्ची नहीं हूं जो तुम्हारे बॉस को खुश करूंगी, वो तुम्हारा काम है। अविनाश को सुनाकर किंजल गाने सुनने लगती है। अगले दिन वसुधा टिफिन लेकर अशोक को दे देती है। साहब जी नमस्ते, शुक्रिया मेरा खाना पसंद करने के लिए। अरे जब से आपके हाथ का बना खाना खाया है, मैंने अपने घर का हर जगह का गाना छोड़ दिया है। लेकिन मजबूरी में घर का खाना ही खाना पड़ता है, वरना बीवी बुरा मान जाएगी। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ पैसे देता हूं, आप टिफिन की सर्विस चालू कर दीजिए। कितने लोग खुश हो जाएंगे। सच्ची साहब, मुझे इतना लायक समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वसुधा कुछ दिनों में ही टिफिन सर्विस चालू कर देती है और अब जावेद मलिक उसकी कंपनी के बाकी एम्प्लॉय वसुधा के बने हाथ के खाने का स्वाद लेते हैं। इससे उसकी आमदनी बढ़ गई थी और 5-6 महीने में ही वो इतनी तरक्की कर लेते हैं कि एक छोटे घर से बड़ा घर ले लेते हैं, साथ ही एक रेस्टोरेंट ओपन करते हैं और मोहन सिक्योरिटी गार्ड की जॉब छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ अविनाश काम में धोखाधड़ी करता है, जिससे उसकी नौकरी चली जाती है और वो गरीब हो जाता है। वसुधा और मोहन कार से जा रहे थे कि किंजल और अविनाश कार से थोड़ा टकरा जाते हैं। वसुधा कार से बाहर निकलकर, अरे किंजल दीदी, आप ये आपने क्या हालत बनाई हुई है? बहन वसुधा, तू ये कार तेरी है? बहुत अच्छी बात है मेरी बहन कि हालात सुधर गए। खैर हमारे साथ जो हुआ वो हमारे लालच के कारण हुआ, बस ये और मैं काम की तलाश में ही निकले थे। साहब मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। अगर आप चाहे तो मेरे रेस्टोरेंट में मैनेजमेंट को देख सकते हैं। माफ कर देना मोहन, मैंने तुम्हें पहले बहुत कुछ कह दिया था। मुझे नौकरी देने के लिए धन्यवाद। और हाँ साहब मत बोलो, हम तो रिश्तेदारी में है ना। चलिए दीदी घर चलते हैं। इस तरह अमीर बहन का गरीब बहन को अच्छी हालत में देखकर घमंड चकनाचूर हो जाता है। वहीं मोहन अविनाश को अपने रेस्टोरेंट में मैनेजमेंट का काम देता है। इस तरह वो दोनों अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। देखा ना दोस्तों आपने, वक्त को पलटने में देरी नहीं लगती, इसलिए कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए।